विभाग में कई शिक्षक होते हैं, है ना। तो सारे जैसे टीचर्स मीटिंग, एक विभाग के सारे लोग आए और जो विभाग अध्यक्ष है वो बैठे हैं और उनका अपना डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। उसके लिए ये सब ऐसे जगह होते थे। उस समय कुछ भी बंद कमरे में नहीं था। पढ़ाने का गतिविधि किसी क्लासरूम का मोहताज नहीं था। पढ़ाने के लिए किसी ब्लैक बोर्ड या TLM की आवश्यकता नहीं थी। गुरु के मुख से निकला हुआ ज्ञान ही सर्वोपरि है ना। चूँकि उसमें पेपर का आविष्कार हुआ नहीं था, तो पेपर पर कुछ लिखा नहीं जा सकता। पेपर और कलम कुछ था नहीं, तो ताम्रपत्र है ना या पेड़ों की छाल पर लिखा जाता था। और लिखने का काम जो है वो उकेर उकेर के किया जाता। जैसे अभी पत्थर पर लिखा हुआ देखा ना, खुदाई, उसी तरह खोद खोद के लिखा जाता था, ठीक। तो इसलिए अब जो कोई अगर कोई रिसर्च लिखा, किसी ने कोई खोज की, किसी ने कुछ नया अध्ययन किया और उसको लिखा, उसको कहते थे, जो पहली बार लिखा गया उसको कहा जाता था पांडुलिपि। बाद में उसकी प्रतियां तैयार होती थी। जैसे मान लो कि आप में से किसी एक ने कोई नई किताब लिख दी, तो पहली बार तो उसको हाथ से लिखोगे, तो हाथ से जो लिखा गया वो कहलाया पांडुलिपि। अब उसी किताब का नकल और भी 10 लड़के, क्योंकि उसमें छपाई नहीं थी, अब उसी किताब का और नकल और भी 10 लड़के कर रहे हैं ताकि वो 10 प्रतियों में बन जाए। उसको कहा जाता था प्रतिलिपि। पांडुलिपि की प्रतिलिपि। समझ में आई बात। तो यहाँ के स्ट्रक्चर को जब भी जिधर भी देखोगे, जितना भी हॉस्टल है, सारे हॉस्टल में 35 बच्चों के रहने का और एक गुरुजी के रहने का, उनका चबूतरा बना हुआ होगा, ऐसा ही बैठने का व्यवस्था होगा, है ना। और चबूतरा उसी कैंपस में होता था कि अगर किसी बच्चे को मान लो किसी की तबीयत खराब है, आज वो पढ़ने के लिए बाहर नहीं निकलेगा, तो वो अपने कमरे में बैठे बैठे भी सुन सकता है, लेटे लेटे भी सुन सकता है ना। जिसको आजकल कहते हो ना ऑनलाइन, घर में बेड पर लेटे लेटे, ये ऑनलाइन उस समय भी था। गुरुजी एक जगह बोल रहे हैं, अगर 35 में से 5 बच्चा बीमार है तो अपने कमरे में ही। अच्छा, छतों की बनावट ऐसी थी कि आवाज़ का गूंजना इतना अच्छा होता था कि सारे कमरों तक आवाज़ बहुत अच्छे तरीके से पहुंचती थी। तो अगर कोई बीमार हो गया, किसी को कोई दिक्कत है, तो वो भी जो है बैठ जाइए आप लोग, वहाँ बैठे बैठे अपने कमरे में बैठ के अपनी पढ़ाई को कर सकता है, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। और इसी परंपरा का नाम था उपनिषद। जब आप वेद पढ़ोगे ना, जब वेद पढ़ोगे तो वेद के 4 भाग हैं। वो तो 4 वेद हुए। इसी प्रदीप जी देखिएगा, पीछे गिर सकते हैं आप। वेद के 4 भाग हैं। पहला भाग का नाम है संहिता। वेद का पहला भाग है संहिता। संहिता में केवल मंत्र है। संहिता मतलब मंत्र, ठीक है। दूसरे भाग का नाम है ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण जो है, असल में ब्राह्मण शब्द वहीं से आया है। ब्राह्मण का मतलब होता है पूजा पद्धति। कालांतर में क्या हुआ कि इसी पूजा पद्धति को जो लोग जानने लगे, जो इस पूजा पद्धति के ज्ञाता थे, उनको लोग ब्राह्मण कहने लगे। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति, ब्राह्मण शब्द जो है वो वेद का भाग है। वेद का दूसरा भाग है ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब ही होता है पूजा पाठ की जो विधि है, जो उसकी पद्धति है, उसी को कहते हैं ब्राह्मण। तो कालांतर में क्या हुआ कि जो लोग इस विधि को जानते थे, उनको लोग ब्राह्मण कहने लगे, और इससे वहाँ से जो है सो ब्राह्मण की जाति बन गई। नहीं तो ब्राह्मण शब्द कोई जाति का नाम नहीं। ये वेद का दूसरा भाग है ब्राह्मण। तीसरा भाग है अरण्यक। अरण्यक मतलब होती थी वनों की परंपरा। अरण्य मतलब होता है जंगल।
वनों की परंपरा को अरण्यक कहा जाता था कि वनों में कैसे निवास किया जाता है, वहाँ की जीवन पद्धति क्या होती है, वहाँ की पूजा पद्धति क्या होती है। आज भी हमारे यहाँ जिसको भील जाति कहते हो या आदिवासी कहते हो, आज के तथाकथित संविधान में जिसको SC यानी शेड्यूल कास्ट, ST यानी शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, ठीक ना। तो ये जो वो प्राकृतिक पूजक हैं, तो वेद का जो अरण्यक है वो उन्हीं से संबंधित है। और वेद का चौथा भाग है, वेद का चौथा भाग है उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है, उसको वेदांत भी कहते हैं, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, यानी वो सारांश है वेदों का। वेदांत जो है, शब्द कोई पकड़ लो, वेद अंत नहीं, जहाँ आकर के वेद समाप्त होता है। आप किसी भी, आप मॉडर्न एज के बॉलीवुड फिल्म को देखिए, आप पूरा फिल्म देख लीजिए लेकिन अंतिम का आधा घंटा छोड़ दीजिए, आपके पल्ले पड़ेगा ही नहीं कि कहानी क्या हुई, कहानी कहाँ खत्म हुई। नहीं, तो उसी तरह उपनिषद जो है वो वेदों का अंत है, सारांश है ना, इसलिए उसको वेदांत भी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर वेद 4 हैं, उपनिषद 108 है ना। तो ये जो उपनिषद 108 हैं, उन वेदों के निचोड़ को अलग अलग मुनियों ने, अलग अलग प्रबुद्ध जनों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी व्याख्या में रखा। जैसे अभी जो मैं बोल रहा हूँ सभी लोग सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं सबके दिमाग में अलग अलग बातें भी आएंगी। जब सब लोग अपने से लिखने बैठेंगे तो सबकी कहानी में कुछ न कुछ भिन्नता हो जाएगी। नहीं, अगर आप यहाँ से जा करके एक निबंध लिखें, हमारी नालंदा यात्रा, और ये होमवर्क भी होगा जितने बच्चे आए हैं उनके लिए, आपको एक निबंध, आपको ये यात्रा वृत्तांत लिखना है, हमारी नालंदा यात्रा। बात समझ में आ गई? आपको ये होमवर्क भी रहा, हम क्लास में चेक करेंगे 2 दिन बाद। ठीक, तो अब आप जो ये निबंध लिखेंगे तो जाहिर है उस निबंध में आपके उस यात्रा वृत्तांत में ये भी लिखाएगा कि सर ने वहाँ पर ऐसी ऐसी ये बातें बताई। अब ये जब आप लिखेंगे तो सबके बात में अंतर होगा, मूल एक ही होगा। तो विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार से चर्चा की गई, लेकिन सबके लिखने की शैली में सबका तर्क, सबका समझ अलग अलग जो होगा वो उस कागज पर उभर कर आएगा। सो कॉल्ड 108 उपनिषद हो गए। चूँकि इन चारों वेदों को पढ़ने वाले लोगों ने, जिन लोगों ने इन वेदों को पढ़ा और अपने अपने स्तर से जो व्याख्याएं की, अपने अपने स्तर से जो उनका सारांश, उनका निचोड़ या उनके समझ के बारे में लिखा, उनको उपनिषद कहा गया। उपनिषद शब्द संस्कृत का है उप। उप मतलब होता है नीचे, उप मतलब ऊपर नहीं, नीचे। जैसे प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाध्यापक, अध्यक्ष, उप अध्यक्ष, इसको उपाध्यक्ष बोलते हो। तो उप क्या होता है? अध्यक्ष के नीचे होता है, ऊपर नहीं होता है ना सर। उप निशा निह मतलब नजदीक, नीचे और नजदीक। शद मतलब सुनना। तो नीचे नजदीक बैठ करके जो सुना गया ज्ञान है, दैट इज कॉल्ड उपनिषद। ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं इसको भी कहते हैं उपनिषद। समझ में आ गई बातें?